बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। IMF पाकिस्तान में खसूसी मरात और सब्सिडीज से बड़ा नाला है। उन्होंने पाकिस्तान को रकम भेज तो दिया, डिपॉजिट तो करवा दिए जो कर्ज की देनी थी, लेकिन साथ साथ एक पर्चा भी थमा दिया है कि जिसके अंदर याद दहानी है। और याद दहानी ये है कि SIFC के नाम पर या स्पेशल जोन के नाम पर आप किसी भी किस्म की मरात नहीं देंगे। ये IMF पैकेज के साथ पहले बात कर दी गई थी, लेकिन अब एक मरतबा फिर उसकी याद दहानी करवाई गई है। इसका मतलब ये है कि IMF ये चाहता है कि पाकिस्तान किसी भी किस्म की सब्सिडी से बाज रहे। बात ज़रूर करेंगे आज प्रोग्राम में कि इसके असरात क्या होंगे। क्या पाकिस्तान को मालूम नहीं था? पाकिस्तान आखिर क्यों दाव लगाना चाहता है कि जिसको IMF बार बार रोक देता है? इसके साथ साथ एक बड़ा अहम सवाल है, वो ये है कि पाकिस्तान की क्रिप्टो करेंसी के मुशीर ये कहते हैं कि पाकिस्तान क्रिप्टो फ्रेमवर्क अपनाने वाला दुनिया का तीसरा मुल्क है या 3 ममालिक में से एक है। इसी तरह की उन्होंने बात की थी। आखिर क्रिप्टो के ज़रिए पाकिस्तान चाहता क्या है? क्या पाकिस्तान क्रिप्टो को डोनाल्ड ट्रंप की खुशनुदी के लिए इस्तेमाल कर रहा है, जिससे पाकिस्तान की मईशत के ऊपर भी असर पड़ सकता है? इस तरह के दीगर मामलात के ऊपर भी बात करेंगे, फिर चाहे वो मोबाइल फ़ोन के ऊपर लगने वाला टैक्स हो या प्रोफेशनल्स के गिर्द घेरा तंग करने की बात हो कि उनसे टैक्स लिया जाएगा। और इसके आखिर में बात करेंगे प्रोग्राम में सुपर फ्लू की, जो बरतानिया ने रिपोर्ट किया है कि जिसके अंदर लोग बहुत बीमार हो रहे हैं। तो क्या दुनिया एक और कोरोना वायरस की तरफ जा रही है? इस बात का जवाब भी लेंगे। मेरे साथ मौजूद है आबिद कयूम सुलेरी साहब। बात करेंगे पाकिस्तान की मईशत और उससे जुड़े मामला से। सुलेरी साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। सुलेरी साहब, IMF के एतराज़ात आए हैं, SIFC के ऊपर भी काफ़ी बात मेरी आपसे होती रही है, इसीलिए मैंने आज आपको सहमत भी दी कि SIFC को उन्होंने कहा IMF ने कि क्या आप स्पेशल मरात नहीं दे सके और कोई ऐसा जोन नहीं आपको बनाना चाहिए कि जहां पर जो है वो कोई आप मरात दें। तो ये कोई IMF का नया एतराज़ है, कोई ऐसी नई बात आ गई है जो इससे पहले नहीं थी? क्या पाकिस्तान को या पाकिस्तान में जिन लोगों ने पॉलिसी बनानी थी उन्हें इल्म नहीं था कि इन चीज़ों के ऊपर IMF एतराज़ कर सकती है? कभी कभार ऐसा महसूस होता है कि हुकूमत दाव लगाने की कोशिश कर रही है और नाकाम होने की सूरत में खामोश होकर बैठ जाती है। हकीकत क्या है सर? नहीं, मेरा ख्याल है कि अगर आप ये जो एक डॉक्यूमेंट है मेमोरेंडम ऑफ इकोनॉमिक एंड फाइनेंशियल पॉलिसी MEFP IMF की वेबसाइट पर मौजूद होगा, तो अगर आप पिछले IMF के जो है 4-5 प्रोग्राम उनके इस डॉक्यूमेंट को देखें, बशमूल उसके जो कि पिछले हफ्ते रिलीज़ हुआ, जो कि हुकूमत पाकिस्तान और IMF के दरमियान जो कमिटमेंट होती है उसको ट्रांसपेरेंटली बताता है, तो कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो कि आप देखेंगे कि प्रोग्राम आफ्टर प्रोग्राम इन चीज़ों पे बात होती रही है और इन चीज़ों पे हुकूमत कमिट करती थी कि वो हो जाएंगी, फिर कभी किया कभी नहीं किया। कुछ चीज़ें थी जो कि फेज़ वाइज करना थी। एक जो प्रिंसिपल जिस पे कि IMF काफ़ी अरसे से बात कर रहा है वो ये है कि जो रूल्स हैं वो अक्रॉस द बोर्ड सब पे होने चाहिए। अब जब हम अक्रॉस द बोर्ड की बात करते हैं तो वहाँ पे IMF ये कहता है कि आप अपनी मर्जी से किसी को इस्तिस्ना नहीं दे सकते। आप ये नहीं कर सकते कि A और B को तो एग्जेम्प्ट कर दें और C पे सारा बोझ जो है वो लाद दिया जाए। और जब हम इसको स्पेशल इकोनॉमिक जोन या बाकी चीज़ों को देखते हैं तो उनकी कहानी भी कुछ इसी तरह से है कि अगर आप पिछले 7 दहाइयों में पाकिस्तान में स्पेशल इकोनॉमिक जोन की हिस्ट्री देखें, आप लाहौर में अगर बैठे हों तो आपको पता है कि लाहौर में भी आपके पास 2-3 जो थे इकोनॉमिक जोन बनाए गए, इस्लामाबाद के पास भी है। तो अल्टीमेटली वो जो जोन होता है वो रियल स्टेट जोन तो बन जाता है, वो इंडस्ट्रियल जोन जो है वो कभी भी नहीं बन पाता। इसी तरीके से जब हम देखते हैं एग्जम्पशन जो थी जो कि अब न्यूली मर्ज डिस्ट्रिक्ट के लिए फाटा या पाटा को दी गई थी, तो अगेन वो आप देखेंगे कि वहाँ पे जो चीज़ बन रही थी वो एग्जम्पशन तो वहाँ पे ली जा रही थी, लेकिन वो चीज़ें यहीं पे बन रही थी जो सेटल डिस्ट्रिक्ट थे और यहीं पे कंज्यूम भी हो रही थी। और ये चीज़ें हम सबको इल्म भी है, IMF को भी ने भी इसको रिपोर्ट किया और IMF अपने पुराने मुतालबात ही दोहरा रहा है, जिसमें ये भी शामिल है कि किसी को खुसूसी मराहत ना दी जाए, या तो सबके लिए मराहत हो या फिर वो किसी के लिए भी ना हो। सर, लेकिन अगर हम खसूसी मराहत नहीं देंगे तो पाकिस्तान की तरफ इन्वेस्टर कैसे राग़िब होगा? या पाकिस्तान में सरमायाकारी, चाहे वो विद इन कंट्री हो या आउटसाइड कंट्री हो, जिसको FDI कह लें या बाकी और तरीक़ों से इन्वेस्टमेंट हो, उसको तो कोई ना कोई अट्रैक्शन देने पड़ती है ना सर?
तो क्या अट्रैक्शन फिर हम दे सकते हैं? क्या हम सिर्फ वन विंडो ऑपरेशन और हालात साजगार हो गए ये कह के लोगों को बुलाएंगे, या उनको कुछ एग्जाम्पशन देंगे? क्योंकि मैं इसको एक अगर हवाले से लेके जाऊं तो पाकिस्तान में जो कार की मैन्युफैक्चरिंग कंपनी आई थी माजी में, मैं पाक सुजुकी और टोयोटा की बात कर रहा हूँ, तो उनको भी तो आपने सहूलियात दी थी, स्टील मिल के पास उनको जगह दी थी और बाकी बहुत सारी चीज़ें दी थी। तो ये सब कुछ करेंगे तो पाकिस्तान में लोग आएंगे ना, क्यों पाकिस्तान को कोई सरमाकारों की जन्नत समझेगा? हाँ, ये बिल्कुल आपने बड़ी अच्छी मिसाल दी ऑटोमोबाइल सेक्टर की। और यहीं से आपको पता है कि इसी ऑटोमोबाइल सेक्टर ने पूरी दुनिया में कहीं पे ये एग्जम्पशन नहीं थी। पाकिस्तान में ये एग्जम्पशन थी सुजुकी के लिए कि वो अपनी गाड़ियों में सीट बेल्ट ना लगाए। और मेरा ख्याल है अगर आपको मेरे और अपने जो स्टूडेंट लाइफ के वक्त याद हो तो ये एफएक्स में, हाँ जी सर खैबर वगैरह में, यानी आप 0 मीटर गाड़ी लेते थे और उसमें सीट बेल्ट नहीं होती थी। या अभी ये थोड़ा सा चाइनीज कंपटीशन शुरू हुआ, हमारे पास वो जो आपके सेफ्टी बैग जो एयर बैग्स होते थे उनका कोई कॉन्सेप्ट नहीं था क्योंकि उनको एग्जम्पशन दी गई थी। तो अब जाहिर है कि अगर आप इन्वेस्टमेंट जो है उसको अट्रैक्ट करने के लिए इस तरह की एग्जम्पशन जो है वो देते हैं इन्वेस्टर को, जो कि दहाइयों तक आपको चेस करें, तो वो अगेन एक नुकसानदेह अमल था। मेरा ख्याल है कि इन्वेस्टर आज जिस चीज़ की तरफ राग़िब हो रहा है, और अगर आप इसको उल्टा के देख लें, पाकिस्तानी इन्वेस्टर इस वक्त कहाँ पे जा रहा है? पाकिस्तानी इन्वेस्टर, ये आर्ग्यू किया जा सकता है कि पाकिस्तानी इन्वेस्टर इस वक्त इजिप्ट में जा रहा है, पाकिस्तानी इन्वेस्टर पिछले कुछ अर्सा बांग्लादेश में गया, पाकिस्तानी इन्वेस्टर जो है वो दुबई में गया। अब वहाँ पे 3 चीज़ें हैं, एक तो रूल ऑफ लॉ है, दूसरा ये है कि कवानीन सबके लिए यकसा है, और तीसरी और चौथी जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो एनर्जी कंसिस्टेंट मिलना और उसका सस्ता होना, और लॉ जो आपका लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन है, स्पेशली जो आर्बिट्रेशन है उसका बड़ा आसान होना। तो आपने देखा कि पिछले सालों में बहुत जब पाकिस्तान खुदा न खास्ता वो दिवालिया होने के उस पर बादल मंडला रहे थे, तो हमारे इन्वेस्टर यहाँ से भाग के वो इजिप्ट जा रहे थे, या वो यहाँ से भाग के वो बांग्लादेश जा रहे थे। तो ये 4 चीज़ें जो हैं अगर यहाँ पे हम इंश्योर कर दें तो कोई वजह नहीं कि पाकिस्तान के अंदर आपकी इन्वेस्टमेंट जो है वो ना आए। हमारे यहाँ जो इन्वेस्टमेंट को एक बड़ा धचका लगा वो 22 वाला साल था, जबकि वो हमारी जो ज़र मुबादला के ज़खायर थे उनमें एक शदीद कमी आ गई थी, और वो मल्टीनेशनल जो थी या बड़े इदारे जो थे कॉर्पोरेट सेक्टर, वो अपने डिविडेंड भी पाकिस्तान से बाहर भेजना डॉलर्स में या पाउंड में उनके लिए नामुमकिन हो गया था। तो वो एक बड़ा धचका था जिसकी वजह से अगेन इन्वेस्टर का कॉन्फिडेंस जो है वो लूज़ हुआ। तो हमें अगर अपने ये जो इंटरनल चीज़ें हैं इनको हम थोड़ा सा दुरुस्त कर लें तो कोई वजह नहीं कि इन्वेस्टमेंट ना आए। सिर्फ यह है कि कुछ कंसिस्टेंसी, उसको कुछ परसिस्टेंस का मुजाहरा जो है वो हमें करना होगा। ठीक हो गया। अच्छा सर, एक चीज़ के ऊपर आईएमएफ का और प्रेशर है, दबाव है, वो गलत भी नहीं है, बात ठीक है, लेकिन फिर लोग सवाल करते हैं कि आईएमएफ के कहने पे कर रहे हैं, खुद से क्यों नहीं करते? वो कहते हैं कि जी सिविल ब्यूरोक्रेसी के एहसास लाजमी डिक्लेयर किए जाएँ, और आईएमएफ का दबाव है इस हवाले से। सिर्फ ये नहीं है कि उन्होंने कोई सजेशन दी हो, वो बार बार आपको जो है वो पिन पॉइंट करके कह रहे हैं कि जी इनको डिक्लेयर करें। तो आईएमएफ की जो एक रिपोर्ट अभी आई थी जिसके अंदर जो है वो बड़ी कोई करप्शन उन्होंने जो दिखा दी थी, उसके ऊपर भी बड़े सवालात उठ रहे हैं कि उसकी ऑथेंटिसिटी क्या है, कहाँ से डाटा आया, पाकिस्तान के दिए हुए डाटे को ही उन्होंने जो है वो नैब की रिकवरीज को मिला के एक बड़ी उसके ऊपर बातें हुई हैं। मैं उसको दोबारा रिपीट नहीं करूँगा क्योंकि 3-4 प्रोग्रामों में बात करूँगा, आप चाहें तो जवाब में ज़रूर बता दीजिएगा। लेकिन क्या ये तासुर है आईएमएफ के पास कि पाकिस्तान का जो पब्लिक सेक्टर है, जो सिविल ब्यूरोक्रेसी है, वो बहुत ज़्यादा करप्ट है, और अगर उनकी करप्शन रोक दी जाए तो मुल्क के सारे मसले हल हो जाएंगे? देखिए, इसका जो परसेप्शन है वो तो आपको भी मालूम है और मुझे भी मालूम है, लेकिन जो सिविल ब्यूरोक्रेसी के एहसासों की यहाँ तक बात है तो ये अगेन आईएमएफ के पिछले 2 प्रोग्रामों में भी ये शर्त थी, और अब इसमें लेजिस्लेशन जो थी सिविल सर्विसेज एक्ट में वो कर ली गई, जिसके बाद के अब टाइम मांगा गया है, अगले साल से इंशाल्लाह ये शुरू हो जाएगा। अब देखिए, अगर पार्लियामेंटेरियन जो हैं उनके एहसासे सारे पब्लिक हो सकते हैं जितने भी हैं आपके, तो ये जो सिविल सर्वेंट्स हैं इनके एहसासे क्यों नहीं डिक्लेयर होने चाहिए? लाजमी तौर पर डिक्लेयर होने चाहिए। जाहिर है कि इससे ट्रांसपेरेंसी भी बढ़ेगी, इससे अकाउंटेबिलिटी भी बढ़ेगी। सिर्फ इसका जो मुझे कंसर्न है वो ये है कि अभी आप पार्लियामेंटेरियन के हिसाब से भी देखें और आप अपने प्रोग्राम्स में अक्सर उनकी टैक्स रिटर्न जो है वो दिखाते हैं, जिसमें कि लोग
मजाक उड़ा रहे होते हैं कि जी फलां जो पार्लियामेंटेरियन है उन्होंने लिखा कि उनके पास जाती गाड़ी भी नहीं है, जाती घर भी नहीं है, सिर्फ 4 तोले सोना है, और जो उनका रहन सहन है वो उससे बिल्कुल भी मैच नहीं करता, तो उसको इन्फोर्स नहीं करवाया जा रहा होता। अगर इसी तरीके से असासे डिक्लेयर होने हैं जिसमें कि पता चले कि ये जो ऑफिसर है BC हैं, उनके पास कुछ नहीं, और उनकी जो शादियां हैं वो बच्चों की वो डेस्टिनेशन वेडिंग हो रही है जो कि रिपोर्ट होती है, तो फिर तो इस तरह के डिक्लेरेशन का कोई फायदा नहीं। लेकिन अगर उसकी इन्फोर्समेंट होती है और उसको FBR के जो टैक्सेस हैं और उनकी जो लाइफस्टाइल है उससे मैच किया जाता है, तो मेरा ख्याल है ये बड़ा एक आसान कदम है और इसको जरूर होना चाहिए। सर, एक प्रोफेशनल्स के गिर्द भी गहरा एक तंग हो रहा है। डॉक्टर्स के लिए बड़ी बात की जा रही है कि डॉक्टर्स जो है वो मतलब जो फिगर आई है, मैं उसके ऊपर थोड़ा सा एतराज़ इसलिए करूँगा कि मेरे वालिद साहब भी डॉक्टर थे और वो अब प्रैक्टिस नहीं करते, वो साहिब फराश हैं, बीमार हैं, लेकिन पूरी PMDC से रजिस्ट्रेशन की शायद फिगर निकाल के उसमें से टैक्स पेयर डॉक्टर शो करके तो ये शो कर दिया कि शायद बाकी सारे डॉक्टर चोर हैं। तो पाकिस्तान में सर ये जो पूरा रवैया है कि इस तरीके से डिक्लेयर करके भाई आपने अगर कोई कार्रवाई करनी है आप खामोशी से करें, हॉस्पिटल्स का आपको डाटा चाहिए आप ज़रूर ले लें, लेकिन किसी प्रोफेशन को आप जो है वो इस तरीके से मलाइन करें। मैं इसलिए कह रहा हूँ कि इन्होंने डाटा लिया है सर, मुझे महसूस ही हो रहा है, मुझे पता नहीं है, डाटा ये लिया गया है लगता है PMDC से, कि मिसाल के तौर पर PMDC के पास 100 डॉक्टर रजिस्टर है और कह दिया गया कि जिनमें से सिर्फ 50 टैक्स देते हैं, बाकी 50 नेट में ही नहीं आते। तो ये देखे बगैर कि बाकी 50 जो है वो कोई जॉब करते हैं कहीं पे या वो प्रैक्टिस ही नहीं कर रहे। तो सर इस तरह की चीज़ों से पाकिस्तान में टैक्स कल्चर बेहतर होगा या मजीद बिगड़ेगा? और ये प्रोफेशनल टैक्स में क्या वाकई इतना बड़ा गैप है कि जो पाकिस्तान की तरक्की के रास्ते में, टैक्स कलेक्शन के रास्ते में रुकावट हो? अल्लाह ताला आपके वालिद साहब को सेहत कामला नसीब फरमाए। देखिए ये जो सर्विसेज सेक्टर है उस पर टैक्सेस की भी अगेन बहुत दफ़ा बात होती है, और हमें मालूम है कि आपके कुछ शोबे सर्विसेज सेक्टर में ऐसे हैं यहाँ पे कि इनवाइसिंग का या वो जो एक आपको स्लिप मिलती है, पेमेंट स्लिप, वाउचर वगैरह, उसका कोई सिरे से रिवाज नहीं। और इसमें ज़रूरी नहीं कि सारे जो है बड़े हाई एंड हो, यकीनन इसमें कुछ ऐसे भी होंगे जो कि लो एंड है, लेकिन आप देखेंगे कौन से प्रोफेशंस की बात की जाती है। डेंटिस्ट के बारे में आम जो ख्याल किया जाता है कि जी डेंटिस्ट जो है वहाँ पे आप पेमेंट करते हैं तो वो आपको चूँकि सर्विस ले रहे हैं लेकिन आपको उसकी वो टैक्स की रसीद नहीं मिलती। अगर आप बात करते हैं डॉक्टर्स की तो बहुत से ऐसे हैं, अगेन सब पे आप जनरलाइज नहीं कर सकते हैं, लेकिन अगर आप बड़े शहरों में देखते हैं जो कुछ बड़े स्पेशलिस्ट हैं नामी ग्रामी, तो वहाँ पे आपको लगता है कि उनके जो टैक्स के गोशवारे हैं वो शायद उनकी आमदनी से मुताबिकत नहीं रखते। यही हाल ये कॉस्मेटिक्स और ये जो हमारे ब्यूटी पार्लर्स वगैरह हाई एंड इनका है। तो कुछ आपको ऐसे शोबा ज़िंदगी ज़रूर ऐसे हैं यहाँ पे कि टैक्स कल्चर जो है वो मौजूद नहीं, और उसको होना चाहिए। अगेन उसको किस तरीके से रोल आउट करना है और क्या उसकी वजह से पूरे प्रोफेशन को मलाइन किया जाना चाहिए, बिल्कुल नहीं। जाहिर है कि इसमें बहुत से ऐसे लोग भी हैं जो कि बड़ी दयानतदारी से टैक्स देते होंगे, लेकिन एक आम तासर या लोगों का जो एक परसेप्शन है कि अगर वो जाते हैं और जाके सिर्फ उनको कैश में पेमेंट करना होती है तो इसका मतलब है कि उनको वो रसीद नहीं मिलती। मैं इस्लामाबाद में कई डेंटिस्ट को जानता हूँ जो कि आपको लाखों में चार्ज करते हैं, लेकिन वहाँ पे क्रेडिट कार्ड की फैसिलिटी नहीं है। वो आपसे कहते हैं कि जी आप कैश जमा कराएं, क्रेडिट कार्ड आप जो से नहीं दे सकते, या उन्होंने बहुत से ऑनलाइन अकाउंट रखे होते हैं कि जो उस पर ट्रांसफ़र कर दें। तो जाहिर है कि ये खुलम खुला टैक्स चोरी है, और इस तरह के जो लोग हैं उनको ज़रूर टैक्स नेट में लाया जाना चाहिए, लेकिन मलाइन नहीं किया जाना चाहिए। एक छोटी सी चीज़ पे और तबसरा कर दीजिएगा सुलेर साहब, जब हम बात करते हैं डिजिटलाइजेशन की तो फिर हम ये देखते हैं कि 2-3 चीज़ों के ऊपर रुकावट भी है। ये भी मैं पर्सनल एक्सपीरियंस की बात कर रहा हूँ। आप किसी जगह पर जाएं, मैं मिसाल के तौर पर आपको एक मिसाल है, तो मैंने एक डॉक्टर के पास ट्रीटमेंट करवाया जिसकी मालियत कोई 4-4.5 लाख रुपए थी, किसी एक ख़ास मामले का था, किसी चीज़ का था। उन्होंने मुझे कहा कि जी अगर आप क्रेडिट कार्ड से पेमेंट करेंगे तो इसके ऊपर हम 2% लेंगे क्योंकि ये बहुत हैवी पेमेंट है, तो आप इसको कैश दे दें या वैसे दे दें क्योंकि इसके ऊपर ना मर्चेंट चार्जेस हैं। और पाकिस्तान में हम बात करते हैं कि हम एक कल्चर लेके आए हैं कि प्लास्टिक मनी जो है वो ज़्यादा उसकी हो, कैशलेस इकोनॉमी हो, कैशलेस ट्रांजेक्शन्स हो। मतलब ये ख्वाहिश तो है, लेकिन अगर अभी आप अगर मुल्क से बाहर हैं
तो आप ये देखेंगे कि आप अपना क्रेडिट कार्ड यूज़ नहीं करेंगे, क्योंकि क्रेडिट कार्ड पे मैं 275 रुपये का जब डॉलर था, उस वक्त की कैलकुलेशन आपको बता रहा हूँ कि 307 रुपये का डॉलर पड़ता था, यानी कि 26, 27, 28, 30 रुपये उसके ऊपर टैक्स मुझे $1 पे पड़ा करता था। तो मैं क्यों यूज़ करूँगा वो क्रेडिट कार्ड? मेरी तो ख्वाहिश होगी कि मैं यहाँ से जेब में डाल के डॉलर लेके जाऊँ, और मैंने किस रास्ते से वो डॉलर लिए हों, ये एक अलग सवाल है कि वो एक मनी चेंजर्स को किस तरह से वो कानून के कटहरे में ला रहे हैं, क्या करें, वो एक अलग बात है। लेकिन सर डॉलर्स में यहाँ से कैश किसी तरह अरेंज करूँ और कैश ले जाके मैं इस्तेमाल करूँ बाहर, क्योंकि मुझे जो है वो रोका जा रहा है कि मैं क्रेडिट कार्ड के ज़रिए जो है वो यूज़ करूँ। आप कम से कम ये कर सकते हैं, मैं थोड़ा सा तवील सवाल है, उस पर तजवीज़ भी शामिल है, ताकि मैं चाहूँगा कि आप उसके ऊपर एक माहिराना राय दें। मिसाल के तौर पे आप चाहते थे कि पाकिस्तान से ऑनलाइन परचेज़ ना और डॉलर बाहर ना जाए, तो आप ऑनलाइन परचेज़ के ज़रिए जो डॉलर जा रहा है उसको ज़रूर आप टैक्स नेट में लेके आ जाएँ। लेकिन ये जो मैं वहाँ जाके अगर पॉज परचेज कर रहा हूँ अपने क्रेडिट कार्ड के थ्रू, फिजिकल कर रहा हूँ, उसके ऊपर आप मुझसे पैसे क्यों ले रहे हैं? सर इस पर ज़रा तबसरा कर दीजिएगा दोनों चीज़ों पे। ये एक सर्विस चार्जेस मर्चेंट जो लेते हैं, इसको किस तरीके से ख़त्म किया जा सकता है, और फिर ये दूसरा ये सर्विस चार्जेस हैं, इनको तो स्टेट बैंक को यकीनन थोड़ा सा सपोर्ट करना पड़ेगा मर्चेंट्स को, अगर हम चाहते हैं कि प्लास्टिक मनी जो है वो और इकॉनमी डॉक्यूमेंट हो, तो इसको ज़रूर इनकरेज करना चाहिए स्टेट बैंक को कि वो भले इस पे कुछ रिबेट दे, IMF के साथ नेगोशिएट करे। IMF इस वक्त सब्सिडीज़ देने के बिल्कुल मूड में नहीं, रिबेट देने के मूड में नहीं होता है, लेकिन ये आपकी बहुत जो है लॉजिकल सजेशन है और ये बिल्कुल जायज़ इशू है। जो बैरून मुल्क जाके क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल है, अगेन हम सब जो कि किसी न किसी प्रोफेशनल असाइनमेंट के लिए जिनको बाहर जाना होता है, वो सब इस तकलीफ से दो चार होते हैं, और ये एक पॉलिसी डायकॉटमी या एक अलमिया बनता है। वही अलमिया है जो कि सोलर पैनल को जिसकी वजह से डिस्करेज किया जा रहा है कि कैपेसिटी पेमेंट चार्जेस खत्म करने हैं। तो इसी तरीके से प्लास्टिक मनी को एक तरफ तो हमें इनकरेज करना है, दूसरी तरफ हमें ये भी पता है, जैसा कि मैंने पहले कहा, कि जो मुल्क में इस वक्त $14.5 अरब के जो ज़खायर हैं, ये तो सारा उधार लिया हुआ पैसा है, दोस्त ममालिक का रोल ओवर है या IMF के पैसे हैं। तो अब अगर उनको ज़ाया होने से रोकना है तो हुकूमत को वहाँ पे रिस्ट्रिक्शन जो है वो लगाना पड़ती हैं, जो कि फिर हम सब उसको भुगतते हैं। शायद अगर मैं या आप भी गवर्नर स्टेट बैंक हों या फाइनेंस मिनिस्टर हों, तो हमें भी यही कुछ करना पड़ रहा होगा, जो कि दोनों तरफ का ख्याल रखना होगा, और दोनों एंड को मीट करना काफ़ी मुश्किल काम है। सर जो बाहर चला गया ना, उसने सुरेश साहब पैसे यूज़ करने जो हैं, अगर उसकी बेगम ने उसके लिए कहा है कि पर्स लेके आना, तो उसने लाना ही लाना है, चाहे फिर वो क्रेडिट कार्ड 307 रुपए का खरीदे या जो है वो डॉलर लेके जाए यहाँ से। मैं सर एक छोटा सा ब्रेक लेके आता हूँ, क्योंकि मुझे पता है आप इस वक्त मुल्क से बाहर हैं, तो मैंने कहा आपको याद दिला दूँ कि आपकी कुछ और जिम्मेदारियाँ भी होगी। मैं एक ब्रेक लेता हूँ, ब्रेक के बाद दोबारा जब आएंगे तो मैंने आपसे सर पूछना है कि क्रिप्टो के हवाले से पाकिस्तान बड़ी जो है वो बात हो रही है कि पाकिस्तान उन 3 ममालिक में से जो क्रिप्टो के हवाले से कानून साजी कर रहा है और उसको अपनाने की कोशिश कर रहा है, तो ये किस हद तक और कहाँ तक मामला दुरुस्त है? ब्रेक के बाद खुश आमदीद। आबिद सुलरी साहब मेरे साथ मौजूद हैं। सुलरी साहब, क्रिप्टो के हवाले से बड़ी बात हो रही है, पाकिस्तान को बड़ा अप्रिशिएट किया जा रहा है, ख़ुद पाकिस्तान की अपनी काबीना अप्रिशिएट कर रही है कि हमने बड़ा इनिशिएटिव लिया है और बड़ी जल्दी अडॉप्ट कर लिया है इनोवेशन को। तो ये क्रिप्टो के हवाले से जो पाकिस्तान का तरक्की का एक रास्ता है, सफ़र है, फिर उसमें डोनाल्ड ट्रंप साहब का भी नाम लिया जा रहा है, और भी बहुत सारी बातें हो रही हैं कि पाकिस्तान ने सिफारती महाज पर भी इस मामले को इस्तेमाल करते हुए जो है वो डोनाल्ड ट्रंप के एतमाद को जीता है। सर क्या इसका फ्यूचर आप देख रहे हैं? कोई हकीकत है, या ये भी उसी तरीके से जिस तरह खान साहब के दौर में केकड़ा वन से कोई तेल निकल आया था? जी देखिए, ये जो वर्चुअल करेंसी है, इस पे काम तो काफ़ी अरसे से हो रहा है, और इवन पाकिस्तान या वो ममालिक यहाँ पे के इस पे रेगुलेशन नहीं थे, वहाँ से भी लोगों ने अपने जो वर्चुअल वॉलेट और बिटकॉइन या दूसरे जो वर्चुअल करेंसी थी वो ख़रीद रहे थे, और बहुत से लोग जो है वो स्कैम्स का शिकार भी हो रहे थे। और आपने चंद माह पहले एक रिपोर्ट पढ़ी होगी कि कितने पाकिस्तानियों ने कितना कसीर सरमाया जो था वो उसमें ज़ाया भी किया, मुख्तलिफ स्कैम्स के शिकार हुए। अब इसको रेगुलेट करने की कोशिश की जा रही है। इसको जो स्टेबल कॉइन का जो कॉन्सेप्ट दिया है अमेरिकन एडमिनिस्ट्रेशन ने, कि क्रिप्टो कॉइन्स जो हैं उनको गवर्नमेंट सिक्योरिटी या गवर्नमेंट बैकिंग हो
या उनके पीछे एक हार्ड करेंसी की बैकिंग हो, उसको स्टेबल कॉइन कहा जाता है सादा अल्फाज में। तो पाकिस्तान में उस पर पायलट पे काम शुरू हो चुका है। गो कि अभी तक जो था मुकम्मल तौर पे स्टेट बैंक के जो रूल्स एंड रेगुलेशन इस पे हैं वो आना बाकी है, लेकिन एटलीस्ट जो पायलट फेज़ है उस पर काम शुरू हो गया, जो कि यकीनन एक पॉजिटिव स्टेप होगा, जहाँ पे लोग बगैर हुकूमत को बताए या अनरेगुलेटेड जो है वो क्रिप्टो करेंसी ख़रीद रहे थे या उसमें इन्वेस्ट कर रहे थे, जिससे कि उसके मिसयूज़ का भी ख़तरा था, मनी लॉन्ड्रिंग वगैरह का। तो अगर वो रेगुलेट होकर जाता है तो वो यकीनन हुकूमत के लिए भी फ़ायदे में है और वो कंज्यूमर के लिए भी फ़ायदे में है, अगर वो किसी किस्म के स्कैम से बचना चाहेंगे। लेकिन सर एक अभी समझने के लिए मुझे एक बात और बता दीजिएगा कि क्या फ्यूचर में ऐसा हो जाएगा कि जो करेंसी की जो मूवमेंट है वो सरहदों की मोहताज नहीं होगी जिस तरीके से इस वक्त है, तो ये एक आलमी करेंसी बनने जा रही है पेट्रो डॉलर की तरह, क्या होने वाला है सर? ये देखिए, जो जो टेक्नोलॉजी आपकी प्रोग्रेस कर रही है, आज से पहले किसने सोचा था कि जेब में पैसे नहीं रखने, सिर्फ आपको पास एक दो प्लास्टिक कार्ड होने चाहिए और उससे गुजारा चल जाएगा। या अब तो सर वो भी नहीं है, अब आप तो NFC चिप के जरिए मोबाइल को स्कैन करते हैं और कार्ड हो जाता है। पाकिस्तान में नहीं है, दुनिया में तो है ना सर? नहीं, पाकिस्तान में भी शुरू हो गया, बल्कि अगर आप एप्पल के लिए नहीं है असल में, एंड्रॉइड के लिए वजाहत में करना। हाँ, तो अगर आप मोबाइल पे नहीं काम करना चाह रहे तो आपकी घड़ी में वो मौजूद है। आप कुछ भी आपके पास नहीं है, आप सिंपल घड़ी जो है वो उसको ले जाते हैं सेंसर के पास और वहाँ से पेमेंट हो जाती है। तो ये चीज़ें जो हैं ये तो अब तेज़ी से आ रही हैं और उनको रोका नहीं जा सकेगा। ये इस वक्त हम उस स्टेज में जो 2000 वाली थी, 98 99 वाली, जबकि यूरो आ रहा था यूरोप में, और शुरू में यूरोप जो था वो एक वर्चुअल करेंसी के तौर पे आया और लोगों को उस पर काफ़ी शकूक व शुबहात थे। लेकिन उसके बाद चूँकि वो स्टेबल था, हमने देखा कि पूरा यूरोप उसको अडॉप्ट कर गया और उन्होंने अपनी जो करेंसी थी वो भी कॉमन कर ली, फिजिकल करेंसी भी उसके ग्रेट ब्रिटेन के अलावा। अब अगर वर्चुअल करेंसी आती है किसी किस्म की और वो जो है यूनिवर्सल होती है, उसके पीछे कुछ स्टेबल गारंटीज होती हैं, तो यकीनन करेंसी की मूवमेंट जो है वो बॉर्डर्स का मोहताज वो नहीं रहेगी। और यही वजह है कि उसके लिए कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन होना ज़रूरी है, ताकि ये तो करेंसी जो है उसके अनरेगुलेटेड फ्लो को हुकूमत देख सके, और दूसरा उसकी वजह से किसी किस्म की मनी लॉन्ड्रिंग या और उसका मिसयूज जो है वो ना हो सके। बट दिस इज़ फ्यूचर जिसको कि अब हमें अडॉप्ट करना होगा। सर एक आखिरी चीज़ पे बिल्कुल मुनासिब सा तबसरा कर जाइएगा, स्मार्टफोन्स पे टैक्स के हवाले से पाकिस्तान में पूरी कैंपेन चल रही है कि इसको कम करना चाहिए। तो स्मार्टफोन लग्जरी में आता है, नेसेसिटी में आता है, महंगा स्मार्टफोन लग्जरी में आता है, क्या हुकूमत को ये करना चाहिए? इसके ज़रिए जो रेवेन्यू आ रहा है वो नुकसान पहुँचा रहा है, अगर उसको बंद कर दिया जाए, ना कलेक्ट किया जाए, नुकसान होगा पाकिस्तान को। देखिए, आप स्मार्टफोन पे टैक्स कम करें ना करें, पाकिस्तान में स्मार्टफोन की असेंबली जो है उसको ज़रूर प्रमोट करें। आइडिया जो था जब स्मार्टफोन पे टैक्सेशन का, तो वो यही था कि आपके पास मेड इन पाकिस्तान, असेंबल्ड इन पाकिस्तान स्मार्टफोन होंगे, ताकि आपके पास जो ज़र मुबादला है वो बच सके। और हमने देखा कि हमारे खित्ते में जो है वहाँ पे महंगे स्मार्टफोन बन के वो अमेरिका तक एक्सपोर्ट हो रहे हैं, और जो ट्रम्प के 50% टैरिफ है उसमें एप्पल फ़ोन पे वो टैरिफ लागू नहीं होता। अब अगर तो उस तरह की इंडस्ट्री को हम तरवीज दे लें तो मेरी तरफ से भले 200% इस पर टैक्स लग जाए, 400% टैक्स लग जाए, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। लेकिन अगर मुल्क में स्मार्टफोन जो है वो तो असेंबल होने नहीं या नहीं हो रहे, और जो बाहर से आना है उस पर टैक्स लग रहा हो, और फिर हम ये कहें कि हम एक जो टैक्स सेवी नेशन बन रहे होंगे यहाँ पे, कि आपकी वर्चुअल करेंसी भी होगी और वर्चुअल वॉलेट्स भी होंगे और हर चीज़ ऑनलाइन होगी, एजुकेशन और बिजनेस और राइट से लेके आपकी तमाम रोज़मर्रा ज़रूरियात ज़िंदगी, तो वहाँ पे फिर ये शायद लग्जरी नहीं रहेगा, वहाँ पे ये फोर्थ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन का एक अहम जुज़ बन जाएगा। और उसमें इन पे टैक्सेशन जो है वो थोड़ी सी चुभेगी, स्पेशली जो टैबलेट्स और लैपटॉप्स वगैरह पे टैक्स है वो आपकी एजुकेशन और बिजनेसेस उनको हिंडर कर रहा है। अगर आप थोड़ी देर के लिए
स्मार्टफोन को लग्जरी कहते भी हैं, तो ये जो हमारे लैपटॉप्स, कंप्यूटर और टैब्स हैं, इन पे तो कम से कम टैक्स कम होना चाहिए ताकि हम एक टैक्स हेवी नेशन बन सके। बहुत या शुक्रिया इनको आबिद, सैम्पल। बहुत शुक्रिया आबिद कयूम सलारी साहब मेरे साथ मौजूद थे। नाज़रीन, एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के बाद एक बहुत अहम मामला है कि दुनिया में सुपर फ्लू के नाम से एक बीमारी आई है, पाकिस्तान में भी उसके केसेस रिपोर्ट हुए हैं। है क्या, ज़रा ब्रेक के बाद जाते रहते हैं। ब्रेक के बाद खुश आमदीद। सुपर फ्लू की बात हम सुन रहे हैं और बरतानिया में इसका आउटब्रेक हुआ है, पाकिस्तान में भी केसेस रिपोर्ट हुए हैं। और अगर मैं बहुत दूर की बात ना करूं तो मेरी फैमिली में भी कुछ ऐसे लोग थे कि जिन्होंने इस तरह के सिम्टम्स बताए जो सुपर फ्लू के बताए जा रहे थे, यानी कि तेज़ बुखार था, पेट ख़राब भी हो सकता है और नहीं भी हो सकता है, इस तरह के कुछ सिम्टम्स थे, और पिंडियों में दर्द था। इसके साथ साथ ये ट्रेस नहीं हो पा रहा था कि आखिर मामला क्या, और ये मामला 1, 2, 3 दिन नहीं बल्कि 7 दिन बाद जाकर इतना हुआ कि हम कह सकते थे कि बुखार उतर गया है। ये मैं बहुत करीबी एक अजीज़ के मामलात आपको बता रहा हूँ। डॉक्टर जावेद उस्मान साहब मेरे साथ मौजूद है तबसरे तज्ज़िये के लिए, वजाहत के लिए कि ये आखिर है क्या। डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। डॉक्टर साहब, एक इन्फ्लुएंजा की एक टाइप का इजाफा हुआ है, क्या इसको हम यही कहेंगे, क्या इसका अप्रोप्रिएट लफ्ज़ होगा? एक आउटब्रेक है, बरतानिया में ख़ास तौर पर रिपोर्ट हुआ है, NHS ने रिपोर्ट उसको किया है, जिसको सुपर फ्लू का हम जो है वो नाम दे रहे हैं। तो क्या हम ये कह सकते हैं कि कोई एक और नया कोरोना आ गया है और उसी तरीके से खौफजदा होने की ज़रूरत है जैसे पहले थी? जी शुक्रिया बहुत मुझे बात करने का मौका देने का। असल में ये जो इस वक्त मौसम चल रहा है, आप देखें कि विंटर हमारे यहाँ ड्राई होता जा रहा है और सर्द होता जा रहा है मौसम। तो जितनी ये मिट्टी और इस किस्म की चीज़ें जब तक सेटल नहीं होती बारिश के बाद, ये मसले चलते रहेंगे। जो इंग्लैंड में अभी इस वक्त वायरस चल रही है, ये एक बजाते खुद एक नई वायरस नहीं है, ये एक एग्जिस्टिंग वायरस थी। इन्फ्लुएंजा की जो वायरस है ना, बल्कि आप ये समझिए कि कोई भी वायरस जो है ना वो म्यूटेट करती है, यानी अपनी शक्ल वो बदलती है। और ये एक आम सी बात है, खास तौर पे जो RNA वायरस 2 किस्म की होती हैं, RNA और DNA। तो DNA वायरसेस स्टेबल होती है, RNA में म्यूटेट करने की बहुत ज्यादा सलाहियत होती है। तो वो हर साल अगर आप ये देखें कि फ्लू वैक्सीन हर साल नई बनती है उन अक़साम के लिए जो कि उस साल के ज्यादा मौजूद नहीं हो। एक साल की बनाई हुई वैक्सीन अगले साल पे नहीं चलती। तो अब ये जो एक इन्फ्लुएंजा वायरस की एक टाइप है H3N2, ये चल रही थी वहां, वो थोड़ा सा जो म्यूटेट किया ना, वो उसको कहते हैं के टाइप, के फॉर जिस तरह आप कहें कराची, उसके टाइप को जो है ना उन्होंने नाम दे दिया है सुपर फ्लू। वो इसलिए दिया था बरतानिया ने कि उनके जो नंबर ऑफ हॉस्पिटल एडमिशंस थे वो दिसंबर के पहले हफ्ते में कोई 55% ज्यादा हुए जो इसके मुकाबले में पिछले साल में हुए थे। तो उन्होंने कहा कि अब इस वक्त जो आपने जो अलामात बताई हैं कि नाक का बहना या नाक बंद हो जाना, गले में थोड़ी सी खराश और जिस्म में दर्द, ये बहुत सारी वायरसेस ऐसी हैं जो तमाम इसी तरह के सिम्टम्स को जन्म देती है। इन्फ्लुएंजा में फर्क ये है कि बुखार होता है और जिस्म में बहुत दर्द तकलीफ, कि आपको एक, मैं मिसाल देता हूँ कि एक कोल्ड है और एक फ्लू है। आमतौर पे हम इनको इंटरचेंजेबली यूज करते हैं, बट ये 2 डिफरेंट कंडीशंस है। और एक आम जबान में आप ये समझ लीजिए कि कोल्ड मेक्स यू अनवेल और इन्फ्लुएंजा मेक्स यू मिजरेबल। ये है थोड़ा सा ले मैन जो है ना कि कितना वो। अच्छा, अगर आप ये बात करें कि एक शख्स मेरे पास आके बैठता है, कहता है कि जी मुझे ये तकलीफ है, मेरा नाक बह रहा है, मेरे गले में दर्द है और मुझे खांसी है, तो मुझे किस चीज से इन्फेक्शन हुई है, तो मेरे लिए बगैर टेस्ट के ये बताना बहुत मुश्किल होगा। क्योंकि एक वायरस होती है राइनो वायरस, राइनो कहते हैं नाक से जो मुताबिकत रखती हो या उससे नाक को इन्फेक्ट करती है। तो इस वक्त कोई 100 किस्म की राइनो वायरसेस इस मौसम में किसी भी कम्युनिटी में सर्कुलेट कर रही होती है। उसके बाद है इन्फ्लुएंजा वायरस, उसके बाद है इसी की एक आप समझ लें कजन पैरा इन्फ्लुएंजा वायरस वो, और जो नॉन कोविड कोरोना वायरसेस वो, और बजाते खुद कोविड-19 वाली वायरसेस। तो ये सारी की सारी
और बच्चों में एक इसके साथ आप इजाफा कर लीजिए, वो कहलाती है रेस्पिरेटरी सिंसिटियल वायरस। तो अब एक डॉक्टर के लिए ये बताना बहुत मुश्किल है कि जो मरीज मेरे सामने बैठा है ये इसको किस चीज से इन्फेक्शन हुई। जब तक के लेबोरेटरी से डायग्नोसिस कंफर्म ना हो, डायग्नोसिस कैसे कंफर्म होगा, वो एक टेस्ट कहलाता है PCR, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। और पॉलीमरेज चेन रिएक्शन जो है ना हर जगह पर अवेलेबल नहीं है। अगर आप पब्लिक सेक्टर की बात करें तो हमारा जो इदारा है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ, वहां पर होगा, लेकिन वो भी पूरे मुल्क का या पूरे एक शहर का लोड नहीं उठा सकते क्योंकि काफी उनको महंगा पड़ता है। और जो प्राइवेट सेक्टर जब ये शुरू करेगा तो उसका जो है आम आदमी तक उसकी रसाई नहीं होती। सर लेकिन क्वेश्चन ये है कि कोरोना से कितना मुख्तलिफ है, क्योंकि कोरोना में पैनिक हो गई थी, पूरी दुनिया बंद हो गई थी, शट डाउन हो गई थी। तो ये इसको नॉर्मल फ्लू के तौर पे हम लें या ये नमूनिया में कन्वर्ट हो रहा है और बहुत खतरनाक हो जाएगा, इसकी कोई एहतियात है, या इसको बस एक जिस तरह नॉर्मल हर साल ही फ्लू आता है ना, तो इस तरह से नॉर्मल इसको ट्रीट करना चाहिए? नहीं, कोरोना में जो था ना आप एक वो फियर फैलाया गया था, इसमें फियर की ऐसी कोई बात नहीं है। सर इसको कोरोना की तरह ट्रीट एक तो मैंने आपसे पूछा करना चाहिए, दूसरी बात ये कि क्या ये नमूनिया में कन्वर्ट हो सकता है, खतरनाक हो सकता है? जी बिल्कुल हो सकता है नमूनिया में। और जो बात होती है ना इन्फ्लुएंजा में, वो होती है नमूनिया की वजह से। तो एहतियात क्या है सर उसकी? सॉरी, एहतियात क्या करनी चाहिए कि नमूनिया में कन्वर्ट? एहतियात जो है ना किसी भी, चाहे वो कोरोना वायरस है नॉन कोरोना वायरस है, वो यही है कि जब भी आप पब्लिक प्लेसेस में जाएं तो मास्क का इस्तेमाल करें और हैंड हाइजीन अपनी साबुन के साथ। अगर किसी ऐसी सरफेस पे आपका हाथ लगा जहां आपको शक था कि कोई ऐसा शख्स था जिसको ये सिम्टम्स थे, तो उसके ये खांसी की या नाक की सिक्रीशंस मेज पे लग गई हो, किसी और जगह हैंडल पे लग गई हो, और अगर आपका कांटेक्ट हुआ है तो फिर सबसे अच्छी एहतियात ये है कि साबुन से फौरन हाथ धोए जाए। सर लेकिन ये एहतियात कैसे करें कि अगर आप बीमार हो गए हैं तो बीमार होने के बाद आप उसको नमूनिया में कन्वर्ट ना होने दें, कि किसी एहतियात से मुमकिन है? वो कोई प्रिडिक्ट नहीं कर सकता कि मिसाल के तौर पर अगर 10 आदमियों को या 100 आदमियों को इन्फेक्शन हुई है तो कितने उनमें से नमूनिया में जाएंगे। नमूनिया में जाने के जो है ना, आप ये समझ लें कि लोग जो एक्सट्रीम्स ऑफ एज पर होते हैं, बहुत छोटे बच्चे या उम्र रसीदा लोग, वो वल्नरेबल होते हैं कि उनका इम्यून सिस्टम जो है ना वो इतना स्ट्रांग नहीं होता कि इस वायरस को फाइट कर सके। उनको या तो ये वायरस नमूनिया करती है या इस वायरस की इन्फेक्शन के साथ एक टर्म इस्तेमाल होती है कि सुपर एडेड, कि कोई बैक्टीरिया जो है ना वो आके उसको नमूनिया में एक एडिशनल इन्फेक्शन कर देता, वो फिर बहुत लीथल बन जाती है। सर एक आखिरी चीज़ का मुझे जवाब दीजिएगा। एक मिसकॉन्सेप्शन है या ये हकीकत है कि अगर आप एक दफ़ा इन्फ्लुएंजा वायरस लगा लेंगे तो फिर आपकी बॉडी जो है वो ऑटो इम्यून कह लें या इतनी इम्यून नहीं रहेगी कि वो खुद से इन्फ्लुएंजा वायरसेस का मुकाबला कर सके, फिर आपको हर साल लगवाने पड़ेगी। क्या ये बात दुरुस्त है? जी ये इस वक्त है, क्योंकि जैसे मैंने कहा ना म्यूटेशन की वजह से वो ये फिर स्टडी करते हैं कि इस साल कौन सी एग्जाम है जो सर्कुलेट कर रही है, उन वायरसेस को लेके फिर वो एक वैक्सीन हर साल इसकी ताज़ा बनाई जाती है। और वो एक साल की बनाई वैक्सीन जो है ना, जरूरी नहीं कि अगले साल भी वो उतनी ही मुअस्सर हो। अब आपने लफ्ज बोला ना ऑटो इम्यून, ऑटो इम्यूनिटी आमतौर पे नहीं होती, और अगर हो तो एक रेयर सा एक साइड इफेक्ट है, वो किसी भी वैक्सीन के साथ हो सकता है, वो भी इतना कॉमन नहीं होता। वो मोस्टली जो लिटरेचर होता है ना, ये कंपनीज वैसे लिख देती है कि बहुत एक्सट्रीम एहतियात पे जाने के लिए, लेकिन आपको फिर वे आउट करना पड़ता है कि इसके फवायद क्या होंगे और इसके मुमकिन नुकसान क्या हो सकते हैं। जी बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब आपके वक्त का। डॉक्टर जावेद उस्मान साहब बड़ी तफसील के साथ उन्होंने हमें बताया कि आखिर सुपर फ्लू है क्या, और इससे डरने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। जिस तरीके से कोरोना में हम लोग खौफजदा हो गए थे, घरों में बंद हो गए थे, हुकूमतों ने घरों में बंद कर दिया था। ठीक है कि उस वक्त हमारी राय भी यही थी कि कोरोना वायरस जो है वो जानलेवा है, एहतियात करनी चाहिए, और एहतियात करने के लिए अगर हुकूमत कह रही है तो फिर तो ज़रूर करनी चाहिए। अब भी एहतियात की ही बात है, कोई ऐसी खौफजदा होने की बात नहीं है। और ख़ास तौर पर अगर बीमार हो जाए तो अपना ख्याल रखें, और ख्याल रखने का मतलब ये है कि दूसरों को इस वायरस से दूर रखें, जाके उनके मुंह के ऊपर चीखने से परहेज़ करें। इजाज़त दीजिएगा, अल्लाह हाफ़िज़।